स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीत एकेडमी जीके में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025-26 वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी अनिवार्य का पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी अनिवार्य का पेपर आज की वीडियो में हम संपूर्ण पूरा वायरल पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके 20 फरवरी को हुबहू रहने वाला है। कक्षा 12 का हिंदी अनिवार्य का पेपर। चलिए दोस्तों, पेपर को स्टार्ट करते हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा विषय आपके हिंदी अनिवार्य रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। पूर्णांक आपके 80 नंबरों का रखा गया है दोस्तों। चलिए खंड आ की ओर चलते हैं। खंड आपके सामने रहने वाला है दोस्तों। निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत की भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ण, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका राइट आंसर होने वाला है। वर्तमान में हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? मातृभाषा, राजभाषा, देवभाषा, क्षेत्रीय भाषा। वर्तमान में हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके राजभाषा, यानी कि इसका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रिंट माध्यम हेतु भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला था? 1556 गोवा में, 1650 मद्रास में, 1856 आगरा में, 1951 मुंबई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रिंट माध्यम हेतु भारत में पहला छापाखाना आपके 1556 में गोवा में खोला गया था। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ए वाला, यानी कि आ वाला। बच्चों को खतरनाक किनारों से कौन बचाता है? पतंग की डोर, पतंगे की ऊंचाइयां, रोमांचित शरीर का संगीत, छत का किनारा। बच्चों को खतरनाक किनारों से कौन रोकता है? तो आपके रोमांचित शरीर, यानी कि जब उनका शरीर लचीलापन और रोमांचित हो जाता है तो उनको खतरनाक किनारों से भी डर नहीं लगता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने रहने वाला है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि है। आलोक धनवा, कुंवर नारायण, रघुवीर साय, उमाशंकर जोशी। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने रघुवीर साय। इसका राइट आंसर होने वाला है। क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? पूंजीपति वर्ग का, शोषक वर्ग का, राजसी वर्ग का, वंचित वर्ग का। क्रांति हमेशा आपके वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा किससे युक्त होती है? श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा किससे युक्त होती है? श्रेष्ठ गुणों से, स्वार्थों से, गंभीर दोषों से, मानव कल्याण से। श्रम विभाजन दृष्टि से जाति प्रथा किससे युक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने प्रश्न संख्या 7 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंभीर दोषों से। गंभीर दोषों से इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, यशोधर बाबू किसके आदर्शों पर चलते हैं? माता पिता के, गांधी जी के, कृष्णानंद पांडे के, मेनन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने किसंदा, यानी कि कृष्णानंद पांडे के आदर्शों पर यशोधर बाबू चलते हैं, जो कि आपके यशोधर बाबू। इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? उड़ना, चलना, कल्पना करना, कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने कल्पना करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? परिवार की कहानी, अपनापन, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के बीच अंतराल का वैचारिक मतभेद, दिखावटी। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होने वाला है स, यानी कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के बीच का अंतराल वैचारिक मतभेद आपके सिल्वर वेडिंग की मूल संवेदना नहीं है। यानी कि जो पुराने जमाने के लोग करते थे, लेकिन आज के जमाने के जो लोग करते हैं, वो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस आ चुका है। प्रश्न संख्या है दोस्तों आपके सामने, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है काली चूड़िया, मोहन का पूरा, मुर्दों का टीला, कृष्ण का गांव। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों आपके मुर्दों का टीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ था? 1987 में, 1988 में, 1983 में, 1993 में। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ आपके 1993 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। खालिस्तान मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके भाषा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, आशुतोष पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो आशुतोष पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सी हो जाएगी दोस्तों आपके शब्द शक्ति? अभिधा। अभिधा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें, उक्त वाक्य का पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा दोस्तों। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास, यानी कि च वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है,
जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों आपके यमक अलंकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? यमक अलंकार इसका राइट आंसर होने वाला है, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, भाषा का लिखित रूप कहलाता है, भारत का भाषा का जो लिखित रूप है वो लिपि कहलाता है दोस्तों, लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिसूचना। इस पेपर का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जीत अकेडमी जी के, हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हो। इसका पूरा का पूरा आंसर सहित पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाला है। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। यह आपके सामने अपठित गद्यांश दिए गए हैं, 6 नंबरों का क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक नंबर के 6 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों आपके। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है, कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्तां स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते रहते हैं, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में अपना है जो उसे खोकर उच्चतम आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, संस्कृति की नियंत्रित शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दृढ़ हो रहे हैं, हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। तो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो प्रस्तुत गद्यांश का जो उचित शीर्षक हो जाएगा दोस्तों सांस्कृतिक पतन, सांस्कृतिक पतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सांस्कृतिक पतन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा जो कल्चर था हम उसे भूलते हुए जा रहे हैं। बौद्धिकता का ह्रास किस कारण हुआ है? हमारी बौद्धिकता का जो ह्रास के पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण से। यहाँ देख दोस्तों, पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण से, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आधुनिकता की तरफ से, आधुनिकता यानी कि इसका राइट आंसर होने वाला है ये। आगे चलते हैं दोस्तों, दिग्गर्भित शब्द का संधि विच्छेद से लिखिए। तो दिग्भ्रमित का हो जाएगा दोस्तों आपके दिग्धन भ्रमित, यानी कि दिग्धन प्लस भ्रमित, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, आस्थाओं के शरण होने के क्या कारण है? आस्थाओं का शरण होने का कारण है दोस्तों आधुनिकता के अंधानुकरण। देखिए कहाँ पर आया है दोस्तों, इस पैसेज के अंदर आपके आधुनिकता को अंधानुकरण, यानी कि आपके ये राइट होने वाला है। अगला प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, आप इसमें ढूंढ लीजिएगा। आगे चलते हैं, आधुनिकता से संस्कृति का क्या विनाश हो रहा है? आधुनिकता से संस्कृति का विकास दोस्तों आपके विनाश और मूल्यहीनता हो रही है, यानी कि मूल्य कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। परंपराओं का अवमूल्यन होने का क्या कारण है? परंपराओं का अवमूल्यन होने का कारण है नकल और दिखावे के संस्कृति के कारण हुआ है। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए दोस्तों। साथी है इतिहास हमें पहले जागे है, जागृत सब हो रहे भी हमारे ही आगे है, शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे, कायरता से कहाँ प्राण हमने त्यागे हैं, है हमें प्रकंपित कर चुके सुरपित का तक का भी हृदय, और फिर हर एक है विश्व तुम गाओ, भारत की विजय कहाँ प्रकाशित नहीं हो रहा तेज हमारा। यहाँ देखो दोस्तों, इस पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इनको, लंबी बहुत हो चुकी है, 5 मिनट तो ऐसे 8 मिनट तो ऐसे हो गया है। चलिए इनको पढ़ते हैं। हमी पहले जागे पंक्ति में हमी शब्द का अर्थ क्या है? तो हमी शब्द का अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपके सामने हम भारतीय, यानी कि हम भारतीय। इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसमें हम भारतीय आ जाएगा दोस्तों, हमी यानी कि हम भारतीय इसका राइट आंसर होने वाला है। जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे में निहित भाव है, तो आपके इसका राइट आंसर होगा भारतीयों के नेतृत्व में सभी जागरूक हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, शत्रु हमारे खालिस्तान त्यागे हैं, पंक्तियों में भारतीयों के किस गुण का उल्लेख है? तो आपके इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का, अतिशयोक्ति अलंकार है दोस्तों इसके अंदर। प्रश्न संख्या 4 है, शत्रु हमारा कहाँ नहीं भय से आगे, अलंकार बताइए। सॉरी, त्याग और वीरता, तो इसका राइट आंसर होगा त्याग और वीरता, है ना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, काव्यांश की रस का वर्णन है। काव्यांश में वीर रस का वर्णन है दोस्तों, कौन सा है? वीर रस का वर्णन है। और हमें शत्रु को कैसे जीता जाता है? तो शत्रु को अपने शौर्य और साहस और वीर्य से जीता, मतलब कि अपने बल से जीता जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर 20 शब्दों में लिखिए। बाण भट्ट की आत्मकथा का उपन्यास लिखिए। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा का उपन्यास है दोस्तों आपके सामने, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। आत्मकथा की बाण भट्ट की कृति है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कृति है। क्या है? एक कृति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है आपके सामने दो, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में आपके भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। उषा कविता के कवि ने किस समय का वर्णन किया है? तो आपके प्रातःकाल का। कौन सा दोस्तों? सायंकाल यानी मॉर्निंग का। प्रातःकाल याद रखना, प्रातःकाल का। प्रातःकाल की भोर किरणें वगैरह सब आपको उषा कविता में बताई थी आपने। उषा कविता में सिल्वर वेडिंग कहानी का मूल है दोस्तों पीढ़ियों का टकराव, यानी कि जो पुरानी पीढ़ी है और आज की पीढ़ी में कितना डिफरेंस आ चुका है, ये आपके सिल्वर वेडिंग का है, यानी कि पीढ़ियों का टकराव। इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आ गई? तो आपके मोहनजोदड़ो गांव की याद आ गई दोस्तों। मोहनजोदड़ो जो आपके एक हड़प्पाकालीन सभ्यता है दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने रहने वाला है। निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों का उत्तर सही लगभग 40 शब्दों में दीजिए। 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है दोस्तों। हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखी है। तो नेट पत्रकारिता ने सूचना को त्वरित, सुलभ और व्यापक बनाया है। यह लोकतंत्र को सशक्त करने का माध्यम है, यानी कि नेट पत्रकारिता आपके आज का जो जमाना है वो सूचना को त्वरित यानी कि जल्दी और सुलभ व्यापक बनाने के लिए नेट पत्रकारिता का उपयोग किया जाता है। पतंग कविता में किन किन बिंबों का चित्रित किया गया है? तो पतंग कविता में आपके इस कविता में बाल मन यानी कि बालकों का मन की मासूमियत और खतरे भरे यथार्थ की विडंबना दिखाई गई है। जिस प्रकार बच्चे छतों पर दौड़ते रहते हैं उधर से उधर, जो उनके शरीर इतना लचीला हो जाता है कि उनको डर भी नहीं लग जाता, और यदि वो गिर भी जाता है ना तो उसे कुछ भी चोट नहीं लगती है। आगे चलते दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से अभिप्राय है दोस्तों भाषा का प्रयोग सरल, स्वाभाविक और भावानुकूलित होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जल संस्कृति थी, समझाइए। तो सिंधु घाटी जो जल सभ्यता थी दोस्तों आपके नगर, नालियों, कुएं एवं स्नानघर के लिए इसके प्रमाण यहाँ पर मिले हैं सिंधु घाटी जल सभ्यता में। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते दोस्तों। कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा? कविता से लगाव के बाद लेखक को अच्छा इसलिए लगने लगा क्योंकि वो आत्मचिंतन और सृजन का अवसर उसे मिल गया था। आगे चलते दोस्तों। भक्ति नामक संस्मरण खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया है? तो आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामंती समाज को। किसको कहा गया दोस्तों? सामंती समाज। सामंती समाज इस प्रश्न का आंसर होने वाला है, सामंती समाज। आगे चलते दोस्तों। सामंती समाज आगे है। बगलों को पंख कविता में वर्णित भाव कल्पना पर प्रकाश डालिए। तो आपके सौंदर्य, शांति, जीवन की कोमल अनुभूति होती है आपके बगलों के पंख कविता से। आगे चलते दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 से 16 के बीच आपको 60 से 80 शब्दों में आंसर देने हैं। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने रहने वाला है। कवि रघुवीर साय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज में किस पर व्यंग्य स्पष्ट किया गया है? तो आपके इस कविता में मीडिया की संवेदनशीलता पर व्यंग्य किया है गया है कि अपाहिज व्यक्ति को सहानुभूति के बजाय वो मनोरंजन का वस्तु बना रहे हैं, साथ ही वो अपने पैसे कमाने के लिए क्या क्या कर लेते हैं, और उस जो अपाहिज है उसे शर्मिंदा करके किस प्रकार उसे शर्मिंदा किया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है उषा कविता के व्यक्त केंद्रीय भाव लिखिए। तो उषा कविता का जो यह कविता आशा, नवजीवन और उजाले का प्रतीक है। उषा अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। और आगे चलते हैं। जैनेन्द्र कुमार का कवि परिचय और आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय, इन दोनों में से आपका कल एक जरूर देखने को मिलेगा, परसों के दिन एक जरूर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कवि परिचय। इन दोनों में से दोनों को याद कर लीजिए, जैनेन्द्र कुमार और हजारी प्रसाद द्विवेदी को, इनमें से जरूर मिलेगा, मेरी गारंटी है। आगे चलते दोस्तों। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को जीवन को कैसे बदल सकता है, जूझ पाठ के आधार पर बताइए। तो जूझ पाठ के जो आधार पर है दोस्तों आपके 15वां क्वेश्चन है, शिक्षक मार्गदर्शन, प्रेरणा और अनुशासन से विद्यार्थियों का भविष्य संवार सकता है। अगला है दोस्तों आपके सामने, मोहनजोदड़ो नगर की नालियों एवं घरों के मोहनजोदड़ो नगर नालियां व घर, यह नगर नियोजित और वैज्ञानिक था, यानी कि वैज्ञानिकता पर
दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 है, जूझ के लेखक आनंद यादव को यह किस प्रकार विश्वास हुआ कि वे कविता कर सकते हैं। तो आपके इसका राइट आंसर रहने वाला प्रश्न संख्या 16 का कि उन्हें मतलब कि जूझ कविता के अंदर आनंद यादव को विश्वास हो गया कि मैं भी एक कविताएं लिख सकता हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे रहने वाला है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता का हथियार का नाम मिलना क्या सिद्ध करता है। आप बता सकते हो दोस्तों। आगे चलते हैं, खंड द है आपकी वैचारिकता पर लिया गया है। निम्नलिखित पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है दोस्तों। अट्टालिका नहीं है रे आनंद भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा चलकता नीर, रोग शोक में हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर, रुद्र कोश है शुद्ध तोष है। आप इसका सप्रसंग व्याख्या कर सकते हो। सर्वप्रथम दोस्तों आपको प्रसंग लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? सर्वप्रथम आपको प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखना है, व्याख्या के बाद इसका निष्कर्ष लिखना है दोस्तों। व्याख्या के बाद निष्कर्ष लिखना है, तभी आपको 4 में से 4 नंबर इसमें मिल पाएंगे। साथ ही इसका लेखक का परिचय भी आपको याद करना पड़ेगा, साथ में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, कल का दिन बाकी है आपके, अभी पूरा का पूरा दिन आप जरूर इनको पढ़िएगा। आंगन अंग से लिपटे भी अंतक अंक पर कांप रहे, धनी व्रज गर्जन से बादल रिस्त नयन मुख छाप रहे, जीर्ण बहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता करसक अधीर है, विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही आधार है जीवन के पारावार। यानी कि ये आपके कृषक से संबंधित पैसेज है कि बादलों की गर्जना किस प्रकार से होती है, कि किस प्रकार एक कृषक बादलों को बुलाता है कि हमारे यहाँ भी बारिश कीजिए, मेरा भी खेत है, मतलब इस प्रकार आप लिख सकते हो। इसे समझ कर दोस्तों, उसका नयन किस प्रकार ढक जाता है और जीर्ण शीर्ण हो जाता है उसका शरीर, और विप्लव के वीर जब बादल एकदम आते हैं ना दोस्तों आंधी बनकर, तो वो घबरा जाता है। इस प्रकार आप लिख सकते हो दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने रहने वाला है, निम्नलिखित गद्यांश के सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य है कि दूध के पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप है। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति एवं समाज सम्मिलित अनुभव आदान प्रदान का नाम है। दोस्तों आपके सामने 18वां क्वेश्चन है, यह गद्यांश लोकतंत्र को सामाजिक जीवन का आधार मानता है। दोस्तों आगे चलते हैं, सीरीज का फुल से आपका ये पैसेज लिया गया है, इसको पढ़ लेना आप दोस्तों, और इसके आंसर से आप लिख दीजिएगा। इनके कवि परिचय भी याद रखना। इसमें भी दोस्तों आपको सर्वप्रथम में प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है, व्याख्या लिखने के बाद निष्कर्ष लिखना है, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल पाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं 12वीं की परीक्षा तिथि परिवर्तन है तो विज्ञप्ति जारी करना है। तो आप लिख सकते हो दोस्तों। आगे चलते हैं, निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर विषय निबंध लिखिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर लिखना है, वृक्षारोपण अभियान पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समाज में नारी का योगदान, इन पर आपको लिखना है दोस्तों। यह आपका पूरा का पूरा पेपर रहने वाला है। 20 क्वेश्चन आपके टोटल आने वाले हैं। ये पेपर सच में आएगा क्या? हाँ, रेखा पारिक, यही पेपर आपका परसों के दिन देखने को मिलेगा। सौ % गारंटी तो नहीं है, लेकिन इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परसों के दिन। जिस प्रकार मैंने फिजिक्स के अंदर आपको पेपर में मिलाए थे। कल सुबह 4 बजे सभी जरूर जुड़िएगा। दामोर दुगरा जी सर, कल सुबह परसों सुबह, सॉरी कल नहीं, परसों सुबह 4 बजे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, एक ही साथ है परसों के दिन, उसमें मैं सभी आपको बता दूंगा आपका कौन कौन सा आएगा। सर सुबह कक्षा 10वीं जी, हाँ कल सुबह आपका पेपर है कक्षा 10वीं वालों का, उनके लिए भी मैं हिंदी का पेपर लेकर आ रहा हूँ। तैयार हो जाएगा सुबह 4:30 से 5 के बीच। विज्ञप्ति बनाओ, विज्ञप्ति बताता हूँ मैं, रुकिए दोस्तों बने रहिए, विज्ञप्ति लेकर आऊँ मैं आपके सामने। एन डायमंड डुगरा, राजू योगी,
देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं विज्ञप्ति लेकर आ चुका हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इस प्रकार आपको विज्ञप्ति लिखना है दोस्तों। शुरू में आपको हेडिंग डाल देनी है। हेडिंग के बाद आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर लिखना है। इसका क्रमांक दोस्तों यहाँ पर लिखना है, आप क्रमांक लिखना है, फिर इधर आपको दिनांक लिखनी है। इस प्रकार आप लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। ये देखिए, इसी प्रकार आपको विज्ञप्ति लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने विज्ञप्ति। देखिए, इस यहाँ पर कार्यालय वाली जो विज्ञप्ति आप लिखोगे ना दोस्तों, तो आपको सर्वप्रथम है कार्यालय सचिव राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल अजमेर लिखना है। उसके बाद आपको ये यहाँ पर लिखना है, दिनांक यहाँ पर लिखनी है, विज्ञप्ति संख्या लिखनी है, फिर आपको शीर्षक पुस्तक का विक्रेता का पंजीकरण लिखना है। पंजीकरण का ही आता है दोस्तों, ज़्यादातर पुस्तक विक्रेताओं का ही आता है, तो इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपके सामने विज्ञप्ति हो गई निविदा। निविदा भी दोस्तों इसी प्रकार लिखा जाता है। शुरू में आपको हेडिंग डाल देनी है, निविदा की सूचना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाया, और क्रमांक यहाँ पर लिख देना दोस्तों। क्रमांक लिखने के बाद दिनांक इधर लिखना है, निविदा। यानी कि जो आपका विज्ञप्ति और निविदा होता है ना दोस्तों, वो सेम सेम ही होता है। और इस प्रकार आप 3 से 4 लाइनें लिख देना, फिर आपका निविदा कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। के सामने रहने वाला कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र आपको लिखना है दोस्तों। शुरू पत्र क्रमांक लिखना है, फिर आपको सचिव लिखना है। सचिव के बाद ग्राम पंचायत बिरौली, फिर आपको स्टार्ट करना है सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जिला झुंझुनू राजस्थान। इस प्रकार आपको लिखना है दोस्तों। फिर विषय लिखना है। विषय इस प्रकार लिखना है दोस्तों, मेरे मौसमी बीमारियों के साथ उपचार शिस्तका में क्रम में महोदय। आपको इस प्रकार लिखना लीजिए पर यहाँ पर आपको एडिंग डाल देनी है। शुरू में लाइव रुक चुका है, वापस जुड़ जाइए सभी। लाइव ही खराब हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं। अधिसूचना इस प्रकार आपको लिखनी है। देखते हुए चलिए दोस्तों। अधिसूचना इस प्रकार लिखनी है। और पर्यावरण प्रदूषण आपको इस प्रकार लिखना है। राष्ट्र के प्रति हमारा नैतिक दायित्व। पहले शुरू में आपको प्रस्तावना लिखनी है दोस्तों। फिर वर्तमान में राष्ट्रीय स्वरूप, राष्ट्र के प्रति हमारा नैतिक दायित्व, फिर उपसंहार आपको लिखना है दोस्तों। प्रस्तावना लिख दी है, फिर वर्तमान में राष्ट्रीय स्वरूप लिख दिया है, फिर राष्ट्र के प्रति हमारा नैतिक दायित्व लिख दिया है। मोस्ट टेल मी सर। मोस्ट बताऊं। मोस्ट तो आपका पर्यावरण पर तो हमेशा आता है। निविदा आपके पुस्तकों से संबंधित आता है। विद्यालय में पुस्तक मंगाने हैं तो निविदा पत्र लिखिए। और कवि परिचय में आपका रघुवीर साय, और एक और मैंने बताया था अभी, वो आने वाला है दोस्तों। कवि परिचय की ओर चलते हैं। कवि परिचय किस किस को देखना है, एक बार हाय भेजिए। कवि परिचय वाले हाय भेजिए। कवि परिचय की ओर लेके चलता हूँ मैं तुम्हारे को, सभी के सभी। ये मैं कल सुबह परसों के दिन आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न। बनवारी सैनी हेलो, डायमंड डुगरा हाय, एन नावे हाय, आरती हेलो। कवि परिचय की ओर चलते हैं दोस्तों। आप कहो तो एमसीक्यूज भी करा दूं मैं आपको। अभी चलिए दोस्तों, अभिव्यक्ति और माध्यमों के प्रश्न करते हैं हम। निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पूरा क्लास आज मैं आपको लेने वाला हूँ। प्रमुख जनसंचार के माध्यमों में रेडियो के किस प्रकार का माध्यम माना जाता है। प्रमुख जनसंचार के माध्यमों में रेडियो को किस प्रकार का माध्यम माना जाता है, तो आपके श्रव्य यानी कि सुनने लायक माना जाता है दोस्तों। कौरा ठाकुर हाय, बेट एफ किंग हाय, सभी को हाय। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिया जाता है, उसको समाचार की भाषा भी कहते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा इंट्रो। यानी कि जब भी आप कहाँ पर जाते हो दोस्तों, तो आपको वहाँ पर इंट्रो देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है दोस्तों? इंट्रो देना पड़ता है, कहीं भी जाओ आप। आगे चलते हैं। अंतर क्रियात्मक और सूचनाओं की विपुलता का माध्यम जनसंचार का कौन सा माध्यम कहलाता है? अंतर क्रियात्मकता और सूचनाओं की विपुलता का माध्यम जनसंचार का आपके इंटरनेट कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने,
संदर्भ के रूप में प्रयुक्त होने वाला जनसंचार का माध्यम कौन सा है? तो आपके ये मुद्रित माध्यम है दोस्तों। आपके जनसंचार का जो सबसे प्रमुख माध्यम माना जाता है दोस्तों, मुद्रित माध्यम माना जाता है।